अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी कि अंत ही प्रारंभ है। जब किसी चीज़ के अंत होने की संभावना होती है, वहीं से उस चीज़ का उद्भव होता है। यही सवाल आज हिंदी साहित्य के साथ भी आ रहा है और यही हिंदी के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये चैप्टर पहला है, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। इसकी क्या प्रासंगिकताएं रही हैं और इसके क्या महत्व हैं साहित्य की, इसके बारे में कई लोगों के कई विचार हैं। उनके बारे में आज कुछ चर्चाएं करेंगे, जानेंगे। वैज्ञानिक तकनीकी युग में साहित्य की स्थिति। आज बहुत लोगों का मानना है कि वैज्ञानिक युग आ गया है, उसमें साहित्य या साहित्य लेखन अर्ध बर्बर नागरिक के समान है, यानी कि आदिम कार्य है। बहुत लोगों का मानना है कि साहित्य लेखन आदिम यानी कि पुराने ज़माने का कार्य है। आधुनिक वैज्ञानिक के युग में इसके कोई महत्व नहीं है। एक यूनाइटेड किंगडम के बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे थे ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ता भी रहे थे। इनका नाम है थॉमस लव पीकॉक। इन्होंने ही कहा था कि साहित्य लेखन आधुनिक युग में आदिम कार्य है, यानी कि जो साहित्य लिखता है वो अर्ध बर्बर नागरिक के समान है। जैसा कि इन्होंने ऐसा कहा कि अर्ध बाबर नागरिक के समान है, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि सिर्फ एक भाषा के फ़र्क में इन्होंने साहित्यकार होते हुए भी साहित्यकारों के बारे में ऐसी लेखनी लिखी। उसके बाद विज्ञान की चर्चा करें तो विज्ञान मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन उसकी जो भावात्मक, सृजनात्मक और साहित्यिक स्थिति है या जो उसका विवेक है, इसके लिए साहित्य की आवश्यकता है। बिना साहित्य के सिर्फ वैज्ञानिकता के माध्यम से मनुष्य को भावात्मक नहीं बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में रूसो ने एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। उनका माध्यम ये था कहने का प्रकृति की ओर लौटो का कि जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हमारे समाज के लिए या हमारे लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान ज़रूरी है और मानसिक और सामाजिक और भावात्मक अनुभूतियों के लिए साहित्य की ज़रूरत है। ये बिना एक दूसरे के संभव नहीं है। अगर विज्ञान की महत्वता को बढ़ा दिया जाएगा तो मनुष्य भावात्मक हीन हो जाएगा, उसके अंदर की भावात्मक क्षमता ख़त्म हो जाएगी, उसकी सृजनात्मक क्षमता ख़त्म हो जाएगी। अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो सामंजस्य बना रहेगा एक दूसरे का। अगर इसमें किसी एक चीज़ में बढ़ोतरी की जाती है तो मनुष्य का जीवन खतरे में आ जाएगा। इसी कड़ी में एरिक फ्रॉम एक लेखक हुए, वो भी विदेश के ही थे। उन्होंने कहा कि अगर वैज्ञानिकता अधिक बढ़ा दी जाएगी तो मनुष्य को वह संतोष नहीं दे सकती है। सृजनात्मक शक्ति के लिए साहित्य की ज़रूरत है। 20वीं शताब्दी में सार्ट एक लेखक हुए। उन्होंने मनुष्य के अमानवीकरण विरुद्ध आह्वान किया कि अति वैज्ञानिकता मनुष्य का वैचारिक शत्रु के समान है। अगर वैज्ञानिकता अधिक हो जाएगी तो मनुष्य के विचारों का क्षरण हो जाए। प्रश्न उठता है कि क्या भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि मनुष्य को सार्थक बना सकती है? सिर्फ भौतिक सुविधाएं ही मनुष्य के जीवन का आधार हो सकती हैं या उसकी भावात्मक भी कुछ रखती है? मनुष्य का उद्देश्य संतोष और सुख की प्राप्ति करना है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में कहा है कि बुद्धि प्रधान वैज्ञानिक सभ्यता मनुष्य की भावनात्मक वृत्तियों की दमनकार है, यानी कि वैज्ञानिकता एक शक्ति है। शक्ति नैतिक अनैतिक ना होकर के तटस्थ होती है। शक्ति का प्रयोग नैतिक या अनैतिक होता है। विज्ञान से हमें शक्ति मिल गई, लेकिन इसके प्रयोग के लिए जो हमें विवेक और भावात्मक वृत्तियाँ चाहिए वो हमें साहित्य से मिलेंगी। ऐसा उन्होंने अपनी कामायनी में लिखा। रामचंद्र शुक्ल जी भी अपने निबंध कविता में लिखते हैं कि जैसे वैज्ञानिक युग आगे जाएगा, मनुष्य के जीवन में आपदाएं बढ़ती जाएंगी। विज्ञान एक शक्ति है।
राम की शक्ति पूजा में एक चीज़ और कही गई है, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। शक्ति का बढ़ावा करना जीवन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन शक्ति का प्रयोग करना, उसके प्रयोग के लिए मनुष्य को भावनात्मक क्षमता और विवेक की आवश्यकता होती है। जो विवेक और भावनात्मक क्षमताएँ हमको साहित्य से मिलेंगी, अनुराग से मिलेंगी। इसी कड़ी में हमें ना तो विज्ञान का विरोध करना है, ना साहित्य का विरोध करना है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं।